लिटरेरी डिवाइसेस और लिटरेरी टर्म्स ये कौन सी हैं? देखें आपके सामने लिखा हुआ है सिमिली, रिदम, मीटर, बीट, पोइटिक फुट, मेटाफोर, इमेजरी, एंटीथेसिस, ऑनोमाटोपिया, ऑक्सीमोरन, कंसीट, बीट, हैंडियस, हाइपरबोल, मेटोनिमी, पर्सोनिफिकेशन, राइम, एलिट्रेशन, ब्लैंक वर्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो आइए अब इनके बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पर तो हम ये देखेंगे कि लिटरेरी टर्म्स होती क्या हैं। लिटरेरी डिवाइसेस आर वे ऑफ टेकिंग राइटिंग बियॉन्ड इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड लिटरल मीनिंग। ये टिस नहीं है, इट्स है, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड लिटरल मीनिंग। इन्हीं लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल राइटर इसलिए करते हैं कि अपनी राइटिंग्स को उनके अदबी मानी से और स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे मानी से थोड़ा इमेजिनरी मानी में ले जाएं, तख़य्युलात में ले जाएं, या उसका मीनिंग उससे थोड़ा बयान दूर चला जाए। द लिटरेरी डिवाइसेस रेफर टू द टेक्निक्स, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग यूज्ड बाय राइटर्स एंड स्पीकर्स to masterfully emphasize, embellish और strengthen their composition। राइटरिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अपनी तहरीर को डेकोर करने के लिए, उनके ऊपर एम्फसिस, स्ट्रेस देने के लिए, ज़ोर देने के लिए, और स्ट्रेंथन या उनको ताकतवर बनाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, या कि उनकी तहरीर जो है वो पुरज़ोर हो और उसके अंदर एक डेकोरिंग का जो अंसर है उसको पैदा करने के लिए लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। दे आर असेंशियल टूल दैट राइटर्स और ऑथर यूजेस टू क्रिएट लिटरेरी टेस्ट इन हिज और हर राइटिंग। अपनी राइटिंग्स के अंदर एक राइटर मेल या फीमेल लिटरेरी टेस्ट, अदबी चाशनी को दाखिल करने के लिए जिन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं या जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम बोलते हैं लिटरेरी डिवाइसेस। तो पोइटिक और लिटरेरी डिवाइसेस आर सम स्पेशल काइंड ऑफ टर्म्स। ये जो पोइट्री की लिटरेरी डिवाइसेस हैं ये ख़ास किस्म की टर्म्स होती हैं जो पोइट्री में यूज़ की जाती हैं। तो आइए हम वन बाय वन इनका डिटेल्स पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है राइम। राइम क्या है? वैसे तो राइम एक नज़म को भी राइम कहा जाता है और नज़म लिखने वाले शायर को हम राइमर भी कह सकते हैं, लेकिन राइम एक डिवाइस के तौर पर क्या है? राइम इज़ द सिमिलर साउंड ऑफ फाइनल वॉल और कॉन्सोनेंट इन टू और मोर वर्ड्स इन अ पोइम। देखें, जब किसी भी पोइम की लाइंस के आखिर पर एक जैसी साउंड आए तो उसको हम बोलते हैं राइम। राइम में बी इंटरनल और एंड। राइम एंड राइम भी हो सकती है, इंटरनल और सेंटर में भी हो सकती है, मिड में भी। अगर एक दो या दो से ज़्यादा जो लाइन्स हैं, अगर उनके एंड पर बिल्कुल एक सी साउंड आ रही है लेकिन वो साउंड एक नहीं होती, एक जैसी होती है, तो उसे हम बोलते हैं कि ये दोनों लाइन्स आपस में राइम्ड हैं। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। स्टार और आर दोनों में एंड पर सेम साउंड आ रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये दोनों लाइन्स आपस में राइम हैं। आगे अलेक्जेंडर पोप की एक पोइम है द रेप ऑफ द लॉक, उनमें से मैंने कुछ लाइन्स ली हैं। तो ये आपके सामने है। थिंक नॉट व्हेन वेमन्स ट्रेंशिड ब्रेथ इज फ्लेड दैट ऑल हर वैनिटीज एट वंस आर डेड। तो ये रेप ऑफ द लॉक से एक लाइन ली गई। तो देखें उनके अंदर पर फ्लड और डेड दोनों आपस में राइम है। इस तरह सक्सीडिंग वैनिटीज शी स्टिल रिगार्ड्स एंड दो शी प्लेज नो मोर ओवरलुक द कार्ड्स। और इनके अंदर पर रिगार्ड और कार्ड, तो इन दोनों की जो साउंड्स आपस में राइम है। इस तरह राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर F.T. कॉलरेज की ये पोइम है। तो इससे ली गई जो लाइन्स हैं हम उनका देखते हैं कि उनमें क्या बताया गया है। तो देखिए, द गेस्ट्स आर मेट द फीस्ट इज सेट। देखिए, इनमें एंड राइम नहीं। ऊपर जो आपने पोइट्री पढ़ी, पोप की पोइम पढ़ी है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में जो राइम थी वो एंड राइम थी, लेकिन इसमें इंटरनल राइम है। मेट और सेट एक ही लाइन के दो लफ्ज़ आपस में राइम्ड हैं। आगे द शिप वॉज चेयर्ड द हार्बर क्लियर्ड
तो चेयर्ड और क्लियर्ड दोनों वर्ड आपस में राइम है, ये इंटरनल राइम की एग्जांपल है। तो आपको दोनों तरह की राइम का पता चल गया। एक लाइन के एंड पर या एक लाइन के विद इन जब वर्ड्स आपस में साउंड को सेम पैटर्न से अदा किया जाए तो हम उसको बोलते हैं वर्ड्स आपस में राइम है। नेक्स्ट चलते हैं पर्सोनिफिकेशन की जानब। तो देखिए पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। द यूज़ ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर एट्रीब्यूट्स टू डिस्क्राइब एनिमल थिंग्स और आइडियाज़। जब इंसानी खसूसियात किन में डाल दी जाए, आइडियाज़ में डाल दी जाए, जानवरों में डाल दी जाए, यानी एक जानवर एक आइडिया जब इंसानों की तरह एक्ट करना शुरू कर दे तो हम उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। व्हेन ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग आर ट्रांसफर्ड टू लाइफलेस ऑब्जेक्ट, जब बेजान चीज़ों को इंसानी खसूसियत दे दी जाए, रेस इंसानी नस्ल की, इट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। यानी एक चीज़ है जैसे कि हम बोलते हैं डेथ कॉल्स एट द डोर, मौत आपके दरवाजे पर आवाज़ देती है। अब देखिए आवाज़ देना जो है ये किसकी खसूसियत है, इंसान की। तो यहाँ पर मौत जब आवाज़ देगी तो इंसान की खसूसियत किसको दे देगी, मौत को। तो हम क्या कहेंगे कि इसको पर्सोनिफाई किया गया है। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल हैं, देखते हैं। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर, दरवाजे पर कौन दस्तक देता है, अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी एक मौका है, अपॉर्चुनिटी कोई इंसान नहीं है जो दस्तक दे। तो दस्तक देना किसका काम है, इंसान का, इंसानी खसूसियत दे देगी अपॉर्चुनिटी को, तो ये हो गई पर्सोनिफिकेशन। इस तरह ऑटम एक गज़ल है और जिसको बोलते हैं इंग्लिश में जॉन कीट्स की। मैंने कुछ राइटर्स के सामने डेट ऑफ बर्थ और डेथ भी मेंशन की हुई है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो उनमें बताया गया है कि सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर। तो आटम के बारे में है कि वो बैठा हुआ है। तो क्या मुझे बताएं, एक खजां बैठ सकती है किसी जगह, ये बैठना किसकी खसूसियत, इंसान की। जब इंसान की खसूसियत किसी और को देंगे तो वो होगा पर्सोनिफिकेशन। इस तरह विलियम डेविस, इनकी पोइम है लेयर। डेविस की पोइम लेयर जो बीए के सिलेबस में, पाकिस्तान के मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ के बैचलर के सिलेबस में पोइट्री में शामिल है लेयर। पंजाब यूनिवर्सिटी बीए के सिलेबस की पहली पोइम ही लेयर है। तो नो टाइम टू टर्न्स एट ब्यूटीज़ ग्लांस, ब्यूटी कहते हैं खूबसूरती को, खूबसूरती की निगाह नहीं होती, ग्लांस होती है किसी इंसान की। तो निगाह को जब उन्होंने किसी बेजान चीज़ को आइडिया दिया खूबसूरती को, तो हम कहेंगे ये पर्सोनिफिकेशन है। इस तरह विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम है डैफोडिल्स, इसमें पर्सोनिफिकेशन की अलामत है फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। फ्लावर्स के बारे में है कि वो हवा में फ्लटर कर रहे थे, फरफरा रहे थे, नाच रहे थे। तो ये दोनों काम किसके हैं, एक जानदार के, इंसान के। एक रकासा नाचती है तो वो डांस किसको उन्होंने कर दिया, उसके साथ कंपेयर कर दिया, उसकी जो खसूसियत है वो फूल को दे दी, तो हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन है। डैफोडिल्स टॉसिंग देयर हेड्स, अपने सरों को उछालना, पटकना किसका काम है, एक इंसान का। तो जब डैफोडिल्स को एक खसूसियत दी गई तो ये भी पर्सोनिफिकेशन है। इसी तरह नेक्स्ट डिवाइस पे चलते हैं, सिमली। सिमली क्या होता है देखें, सिमलीज और डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग एज और लाइक। एज और लाइक का इस्तेमाल करते हुए दो मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर कंपैरिजन करना, एक दूसरे से उनका मुवाजना करना कहलाता है सिमली। यहाँ अहम बातें याद रखें, नीचे करैक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं। सिमली में पहले नंबर पर कंपैरिजन लाजमी होना चाहिए। दूसरी करैक्टरिस्टिक्स हैं कॉमन क्वालिटी, दोनों के अंदर कम अज़ कम एक कॉमन क्वालिटी हो, कम अज़ कम एक। और कॉमन क्वालिटी नहीं है तो फिर भी सिमली नहीं हो सकती। और जिन दो चीज़ों का मुवाजना किया जा रहा है वो आपस में डिफरेंट हो। और तीसरी चीज़ हो उसमें इंडिकेटर का यूज़ हो। इंडिकेटर है जो इशारा देते हैं, जैसे लाइक और एज यहाँ इंडिकेटर के तौर पर यूज़ होंगे। इससे पता चला कि सिमली क्या है, दो मुख्तलिफ चीज़ों का ऐसा कंपैरिजन जिनमें कोई एक चीज़ क्वालिटी कॉमन हो और उनमें इंडिकेटर लाइक और एज का इस्तेमाल भी किया जाए तो उसे हम बोलेंगे सिमली। नीचे मैंने आपको नोट लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये है कि इसमें कोई अहम बात है, याद रखें। अगर दो चीज़ें ऐसी जिनके दरमियान कंपैरिजन हो रहा है वो आपस में कॉमन है, डिफरेंट नहीं है, यानी दो मुख्तलिफ चीज़ों की बजाय दो एक जैसी चीज़ों का कंपैरिजन कर दिया जाता है तो वो सिमली नहीं हो सकती। जैसे आपके सामने एक फ़िक्रा है, ही इज़ लाइक अ जैकल, ही इज़ लाइक अ जैकल, या आप यूँ कह सकते हैं ही इज़ कवर्ड लाइक अ जैकल। वो एक
जैकल की तरह बुज़दिल है। तो आपने ही का कंपैरिजन किससे किया? जैकल से। तो ये तो एक सिमली हुई। लेकिन अगर आप कहते हैं ही इज़ लाइक हिज ब्रदर, वो अपने भाई की तरह है, तो ही और भाई दोनों आपस में सेम हैं, डिफरेंट नहीं है। तो जब ये दोनों डिफरेंट नहीं होंगे तो ये सिमली नहीं होगी। सिमली की तीसरी करैक्टरिस्टिक जो ऊपर मैंने बयान की वो ये है कि जिन दो चीज़ों में कंपैरिजन हो वो दोनों चीज़ें आपस में सेम नहीं होनी चाहिए, वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो एग्जांपल्स के तौर पर लेते हैं, जॉन मिल्टन की पोइम है पैराडाइज लॉस्ट, और उसमें दिया हुआ है थिक एज ऑटमनल लीव्स दैट स्ट्रो द ब्रूक्स इन विलम ब्रोजा। ये शयातीन के बारे में है कि वो छोटे छोटे मक्खियों के साइज़ के बराबर होकर एक हाल में इकट्ठे हो गए। अगर आप ये पोइम पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा, ये पूरा जो इमेजरी है, ये जो डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा थे तादाद में। तो उनकी तादाद को ज़ाहिर करने के लिए उसने शयातीन को ख़ज़ां के पत्तों से कंपेयर किया है। तो शयातीन और ख़ज़ां के पत्ते दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इनके दरमियान एक कॉमन क्वालिटी हुई तादाद का ज़्यादा होना और छोटा होना, और लाइक और एज़ का यूज़ भी हुआ। एज़ का यूज़ होने से ये एक कंपैरिजन सिमली कहलाएगा। तो ही इज़ लाइक हिज ब्रदर सिमली क्यों नहीं था? क्योंकि वो लाइक भी था, क्वालिटी भी थी, लेकिन सिर्फ एक चीज़ नहीं थी, और वो थी कि वो दोनों चीज़ें आपस में डिफरेंट नहीं थी। आगे स्नेक की एक पोइम है D.H. लॉरेंस की, जिसमें स्नेक की एक्टिविटी को कैटल की एक्टिविटी से कंपेयर किया गया। तो कैटल और स्नेक आपस में दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, हैंस हम इन्हें भी सिमली कह सकते हैं। नीचे लास्ट पर 9th क्लास सिलेबस पाकिस्तान से एग्जांपल दी गई हैं। डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। आई वांडर लोनली एज अ क्लाउड। तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैं तन्हा घूम रहा था एक बादल की तरह। तो इनमें एक कॉमन क्वालिटी हुई वांडर। बादल भी वांडर करते हैं, ये भी वांडरिंग कर रहा था। इंडिकेटर यूज़ हुआ यूज़, कंपैरिजन भी हुआ। हाँ, अहम तरीन चीज़ मैंने क्या कहा था कि दोनों चीज़ें आपस में डिफरेंट होनी चाहिए। बादल और इंसान आपस में डिफरेंट है, एक जैसी नहीं है, तो हंस ये एक सिमली है। इसी तरह विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम इसी में से एक और लाइन है, कंटिन्यूस एज स्टार्स डेट शाइन। कहते हैं फ्लावर इतने थे जितने के सितारे हैं। तो फ्लावर्स की तादाद को सितारों की तादाद से कंपेयर कर दिया उसने, और कंपैरिजन भी हुआ। सितारे और फूल दोनों आपस में डिफरेंट हैं, हंस हम इस कंपैरिजन को क्या कहेंगे? सिमली। एंड पर एक चीज़ बताता चलूँ, सिमली के बारे में फिर याद रखें, जिन दो चीज़ों में कंपैरिजन हो वो दोनों आपस में डिफरेंट हों। लाइक और एज़ का इस्तेमाल भी हो, ये भी अहम तरीन बात। अगर लाइक और एज़ का यूज़ नहीं होता तो वो सिमली नहीं होगी, बल्कि वो होगा मेटाफोर। तो नीचे आइए फिर मेटाफोर की जानब चलते हैं। मेटाफोर भी एक कंपैरिजन है, दो डिफरेंट चीज़ों के दरमियान है, लेकिन इसमें एक बात है कि इसमें कंपैरिजन के दौरान इंडिकेटर यूज़ नहीं होते, जैसा कि लाइक और एज। इसके अलावा इसमें अहम तरीन बात, सिमली में कोई एक क्वालिटी भी हो तो कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन मेटाफोर के अंदर हम एक चीज़ की तमाम क्वालिटीज दूसरे के अंदर दे देते हैं। देखें, आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है पहली, इनडायरेक्ट कंपैरिजन। ये एक एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है by highlighting a particular quality of two things. Comparison of one thing to another that does not use the term of like or as. Like और as इस्तेमाल नहीं होता, और ये एक implied simile ही होती है। इसकी characteristics क्या हैं? दो डिसिमिलर चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन। तो सिमिली भी दो डिसिमिलर के दरमियान ही थी, मेटाफोर भी दो डिसिमिलर के दरमियान कंपैरिजन है। इसमें और उसमें फ़र्क है सिर्फ इस बात का, इसमें लाइक और एज का यूज़ नहीं किया जाता, जबकि सिमिली में लाइक और एज का इस्तेमाल किया जाता था। देयर इज़ अ डायरेक्ट कंपैरिजन इन विच वी अप्लाई ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अनदर। हम एक किरदार की तमाम खसूसियत दूसरे को दे देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोर है। हाँ, इसका जो एक अहम बात मैंने लिखी हुई वो भी वही है कि दो चीज़ें डिसिमिलर होनी चाहिए। ही इज़ अ टाइगर, हमने कहा कि वो टाइगर है, तो देखिए टाइगर की तमाम खसूसियत हमने ही में डाल दी। टाइगर और ही दोनों आपस में डिसिमिलर हैं, लेकिन अगर हम कहेंगे ही इज़ हिज ब्रदर, तो उसका भाई और वो दोनों एक जैसे हैं, तो कंपैरिजन मेटाफोर नहीं कहलाएगा। ये यहाँ भी दोनों चीज़ें डिसिमिलर होनी चाहिए, सिमिली में भी दोनों चीज़ें डिसिमिलर थी। फ़र्क दोनों में सिर्फ ये है, सिमिली में लाइक और एज का इस्तेमाल होता है, यहाँ लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं ही इज़ अ टाइगर, तो ये एक मेटाफोर है। आगे फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल विक्रम सेठ की पोइम है,
उसमें से नाइटिंगेल फ्रॉग को कहती है यू आर मोजार्ट इन डिस्कस, कहती तुम जब गुस्से में होते हो तो मोजार्ट लगते हो। मोजार्ट एक म्यूजिशियन है, तो उसने यहाँ फ्रॉग को किससे तशबीह कंपेयर कर दिया, म्यूजिशियन से। तो जब हम म्यूजिशियन से कंपेयर करते तो दोनों चीज़ें डिसिमिलर हैं, यहाँ इंडिकेटर का यूज़ नहीं हुआ, तो हेंस ये एक मेटाफोर है। अगर वो ये कह देती कि यू आर लाइक अ मोजार्ट तो वो क्या हो जाता, सिमली हो जाता, लेकिन यहाँ पर लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं है, हेंस ये एक मेटाफोर है। डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, उसमें भी मेटाफोर की एग्जांपल्स हैं, आप उनको देख लें। नेक्स्ट हम चलते हैं कंसीट की जानब। कंसीट भी एक किस्म की सिमली ही होती है, लेकिन इसमें और सिमली में फ़र्क ये कि सिमली तो उन दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है जो बन रहा होता है, कोई कॉमन क्वालिटी होती है। मैंने कहा ना सिमली में कॉमन क्वालिटी होना का लाजमी है, लेकिन अगर कॉमन क्वालिटी भी कोई नहीं और बिला वजह जिसे हम बोलते हैं ज़बरदस्ती का कंपैरिजन कर, बनता नहीं था कंपैरिजन लेकिन करवा दिया जाए, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कंसीट। फॉर एग्जांपल, conceit is a fanciful image or metaphor that has a linkage with far-fetched ideas about a thing। एक चीज़ के बारे में बैदुस क्यास कंपैरिजन कर देना। इन अदर वेज conceit is a far-fetched simile, यानी कि ये कंपैरिजन ऐसा होता है कि कंपैरिजन बन तो नहीं रहा होता लेकिन ज़बरदस्ती का कंपैरिजन करवा दिया जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कंसीट। जैसा कि आपके सामने कंसीट की एक एग्जांपल है, जॉन डन की पोएम है अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, जिसमें डन एक महबूब और महबूबा को, बल्कि वो खुद को और अपनी महबूबा को प्रकार की दो टांगों से कंपेयर करता है। वो कहता है कि प्रकार की एक टांग वो होती है जो पेज के अंदर पिवस्ट होती है, नोक वाली, और एक टांग वो होती है जिसके अंदर पेंसिल लगी होती है। वो खुद को पेंसिल वाली टांग से कंपेयर करता है और अपनी बीवी को नोकदार टांग से कंपेयर करता है जो पेज के अंदर गाड़ी हुई होती है। फिर वो क्या कहता है, देखें, कहता है इफ़ दे बी टू, कहता है अगर आशिक दो हों, दे आर टू सो, तो मान लिया कि वो दो ही हैं। एज स्टिफ ट्विन कंपेसिस आर टू, जिस तरह प्रकार की दो टांगें दो होती हैं। टू मूव, कहता है कि दाए सोल द फिक्स हो, तुम वो हो जो फिक्स हो। अपनी महबूबा को कहता है कि तुम वो हो जो फिक्स हो, जो कापी के अंदर गाड़ी होती है नोकदार। मेक्स नो शो, लगता यूँ है कि तुम हरकत नहीं करती। टू मूव बट डोथ, ये डू की फॉर्म है, कहते हैं लेकिन तुम डू करती हो, कहते हैं लगता नहीं कि तुम हरकत करती हो लेकिन तुम हरकत करती हो। इफ़ द अदर डू, अगर दूसरी टांग हरकत करे, कहते हैं लगता नहीं कि जो पेज में गाड़ी हुई टांग है वो हरकत करती है, ऐसा नहीं लगता कि वो हरकत करती है, लेकिन अगर दूसरी हरकत करे तो वो भी घूम रही होती है। लेकिन उसकी हरकत और दूसरी की हरकत में फ़र्क है। दूसरी जो होती है वो इर्द गिर्द घूम रही होती है, जबकि ये अपने एक्सिस के इर्द गिर्द वहीं पर मामूली सा रोटेट कर रही होती है। तो देखें, कहते हैं एंड दो इट इन द सेंटर सीट, कहते हैं तुम बैठी हुई हो सेंटर में, यानी सेंटर क्या है, मरकज़ में। तो मरकज़ में वही होती है जो गाड़ी होती है, दूसरी तो इर्द गिर्द घूमती है। तो कहता है येट व्हेन द अनदर फार दूर होम, जबकि दूसरी जो है वो तो दूर दूर बाहर निकल कर घूमती है। मीनिंग ये है कि औरत घर में सेंटर में बैठी होती है, मर्द घर से बाहर निकलता है, वो पूरे इलाके का चक्कर काट कर मगरब को फिर उसी घर में वापस आता है। तो वो कहता है कि इट लीन्स एंड हरकम्स आफ्टर इट, जब मर्द बाहर चला जाता है तो जो घर औरत है उसका ध्यान, उसका रुझान मर्द की तरफ होता है। लीन, झुकाओ। तो देखिए जब कभी आप प्रकार से इस गोल दायरे को बनाएं तो जो घर वाली टांग है वो थोड़ी सी झुकती है ताकि सर्कल सीधा बने, ठीक है। तो एंड गोज इरेक्ट एज डैट कम्स होम, लेकिन जब जिस टांग में, प्रकार की जिस टांग में पेंसिल थी, जब वो पेंसिल जिस मुकाम से शुरू हुई थी वहाँ आकर दायरा मुकम्मल करती है तो हम यूँ कहते हैं कि वो इरेक्ट, सीधी हो जाती है, ठीक है, सीधी हो जाती है वो टांग, ठीक है। तो वो लीन्स हरकन आफ्टर इट, तो इट ग्रोज इरेक्ट व्हेन द अदर कम्स होम, जब दूसरी घर वापस आ जाती है। तो देखें, सच विल डो बी टू मी हु मस्ट लाइक द अदर फुट ओब्लिक रन, कहता है कि मैं भी दूसरे की तरह, जब दूसरा आता है तो कहता है ये भी, मैं बाहर जाता हूँ तुम घर बैठी हुई हो। फिर आगे क्या कहता है, कहता है दाए फिरमनेस, तुम्हारा फिरम होना, फर्म, पक्का होना, मेक्स माई सर्कल जस्ट, इसी की वजह से मेरा दायरा जस्ट यानी गोल बनता है।
एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगन, और मेरा दायरा वहीं मुकम्मल होगा जहाँ से मैंने शुरू किया था। अब ये देखिए उसे कह रहा है कि अगर तो तुम घर में वफादार होगी तो मैं घर से जैसे गया था वैसे बिल्कुल बावफा पाक साफ घर वापस आ जाऊंगा, लेकिन अगर तुम पीछे से बेवफाई करोगी, इधर उधर झांकोगी, तो मर्द कभी भी जिस जगह से गया था वापस वहाँ पर वैसी हालत में नहीं आएगा। तो उसने देखे एक दायरे और प्रकार की दो टांगों से कैसे मर्द औरत की मोहब्बत को कंपेयर किया, हालांकि होता नहीं था। ये है एक ऐसी कंपैरिजन जो बनता नहीं था तो उसने वो कर दिया। वो कहता है कि जब मर्द बाहर गया होता है तो औरत का ध्यान उधर होता है। कहते हैं जब मर्द घर आ जाता है तो उसकी जो अटेंशन ये होती है कि पता नहीं किधर है, वो कम हो जाती है, और वो फिर उसके सामने आ जाता है तो वो अपनी तवज्जो बिल्कुल उस पर मरकूज कर देती है। तो देखिए कैसे उसने दोनों को कंपेयर किया। तो ये था एक कंसीट की एग्जांपल। आगे चलते हैं फुट। पोइटिक फुट क्या होता है? देखिए इन अ पोइटिक लाइन और वर्स अ फुट इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर सिलेबल्स। फुट होता है 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल्स का मजमुआ इन अ पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड वर्सेस अनस्ट्रेस, जिसमें एक सिलेबल स्ट्रेस होता है और एक अनस्ट्रेस होता है। पोइटिक फुट डिटर्मिन बाय द नंबर ऑफ सिलेबल्स एंड द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। इसमें 2 चीज़ें देखी जाती हैं फुट में, कि सिलेबल कितने हैं और उनके स्ट्रेस और अनस्ट्रेस होने का पैटर्न क्या है। तो इससे पता चला कि फुट समझने से पहले हमें सिलेबल को समझना होगा। तो आइए सिलेबल को पहले देखते हैं। नेक्स्ट सामने वाले ब्लॉक में लिखा हुआ है सिलेबल, उसके नीचे देखें डेफिनेशन है एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ फनीम्स। फनीम से मुराद है अल्फ़ाबेट, यानी ABCDE, इनको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स या फनीम। तो इनके ग्रुप को क्या बोला जाता है? सिलेबल। अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन अटर्ड विदाउट इंटरप्शन फॉर्मिंग अ होल और अ पार्ट ऑफ वर्ड। मुंह से विदाउट एनी इंटरप्शन एक ही समत में जो आवाज़ निकलती उसे हम बोलते हैं सिलेबल, और ये 1, 2 या 2 से ज़्यादा फनीम का मजमुआ हो सकता है। ठीक है, तो याद रखें कि बाज़ एक फनीम, एक सिंगल लेटर भी एक सिलेबल हो सकता है, जैसे आ, जैसे आई, ये एक सिलेबल है। जब ये एक का मानी दे और आई मैं का मानी दे अकेले में तो वो सिलेबल होती है। तो एग्जांपल्स हैं, नीचे देखें, मैं आपके सामने एक वर्ड लिखा है प्रेजेंट। याद रखें जब मैं इसको पढ़ूंगा प्रेजेंट, इसका मानी होगा नाउन, और ये नाउन के मीनिंग में होगा तोहफा के मीनिंग में, गिफ्ट के मीनिंग में। तो इसमें 2 सिलेबल हैं, प्रेजेंट। तो आपको पता चल गया होगा सिलेबल क्या है। तो यहाँ पर सिलेबल का जो स्ट्रेस है मैंने आगे दिया होगा, स्ट्रेस कौन से ब्लॉक्स में देखिए। शेप में जो बड़े वाला सिलेबल है वो स्ट्रेस है, जो छोटे वाला ब्लॉक है वो अनस्ट्रेस है, डब्बे दिए हुए बनाए हुए हैं। तो इसमें देखिए पहला बड़े वाला है, दूसरा छोटे वाला है शेप में। तो सिलेबल कितनी है? 2। तो स्ट्रेस किस पर है? पहले पर। अब दूसरी लाइन में फिर प्रेजेंट लिखा हुआ है, प्रेजेंट प्रेजेंट। तो इसमें एडजेक्टिव के मीनिंग में है, मौजूद होना के मीनिंग में 2 ही सिलेबल हैं और पहले सिलेबल पर स्ट्रेस है। अब मैं प्रेजेंट को एज अ वर्ब पढ़ूंगा तो देखिए मैं इसको प्रेजेंट नहीं बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा प्रेजेंट प्रेजेंट। तो देखिए मैंने प्रे को स्ट्रेस ही नहीं किया, स्ट्रेस किस पे दिया? जेंट पर। तो देखिए इस तरह एक वर्ड में जब एक से ज़्यादा सिलेबल होते हैं तो हम तमाम सिलेबल को स्ट्रेस नहीं करते, किसी एक को स्ट्रेस करते हैं, बाकी सिलेबल्स को नॉर्मल अंदाज में बिल्कुल फ्लुएंटली बोल देते हैं। या बाज़ का स्ट्रेस का लेवल पहले पर होता है, बाज़ का स्ट्रेस का लेवल दूसरे। अमूमी तौर पर नाउन्स में स्ट्रेस पहले सिलेबल पर होता है और वर्ब्स में स्ट्रेस सेकंड सिलेबल पर होता है। जैसे लफ्ज़ था नाउन के तौर पर मैंने क्या बोला? प्रेजेंट प्रेजेंट। देखिए मैंने जेंट पर स्ट्रेस नहीं किया। जब मैं इसको वर्ब बोलूँगा तो मैं क्या बोलूँगा? प्रेजेंट प्रेजेंट। इस तरह लफ्ज़ है फोटोग्राफ फोटोग्राफ, तो मैंने फो पर स्ट्रेस किया, फोटोग्राफ। तो देखें टोग्राफ को बिल्कुल नॉर्मल पड़ा है, तो फो पर स्ट्रेस है, 3 सिलेबल हैं तो पहले पर स्ट्रेस, 3 ब्लॉक भी आगे सामने डब्बे बने हुए हैं आपके। आगे है फोटोग्राफर, तो हम कैसे बोलेंगे? फोटोग्राफर फोटोग्राफर। तो हमने किस पर स्ट्रेस किया? टो पर, दूसरे सिलेबल पर। आगे फोटोग्राफी क्या है तो हम क्या बोलेंगे? फोटोग्राफिक फोटोग्राफिक। तो मैंने ग्राफिक पर स्ट्रेस किया तो तीसरे सिलेबल पर स्ट्रेस हो रहा है। तो ये है सिलेबल्स और इनके ऊपर स्ट्रेस। तो याद रखें लफ्ज़ प्रेजेंट में 2 सिलेबल थे, प्रेजेंट। फोटोग्राफ में कितने थे? उसमें 3 सिलेबल थे, फोटोग्राफ। और फोटोग्राफर में
टो ग्रा फर 4 सिलेबल। मैंने अलग अलग उनको दिया हुआ देखे, फिर भी आगे भी 4 सिलेबल हैं। फोटोग्राफ इक, तो ग्राफ जो 3rd सिलेबल है उस पर स्ट्रेस है। अब हम आते हैं दोबारा फुट वाले खाने में। तो एग्जाम्पल्स देखें, आपके सामने एक एक लाइन लिखी हुई है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। तो देखिए मैंने आपके सामने स्ट्रेस करके पढ़ा है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, अ समर्स डे। अब देखें तो मैंने स्ट्रेस किस पर किया, आई पर, पेयर पर, टू पर, सम और आगे ड पर। तो मर्ज पर कोई स्ट्रेस नहीं, जिन पर स्ट्रेस है वो मैंने कैपिटल वर्ड में लिखे हुए हैं और जिन पर स्ट्रेस नहीं है वो स्मॉल लेटर्स में है। तो देखिए आपके सामने एक लाइन है, पहला जो फुट है उसमें 2 सिलेबल हैं, शेल और आई। दूसरे फुट में फिर 2 सिलेबल हैं, कम पेयर। तीसरे में फिर 2 सिलेबल हैं, दी टू। फिर चौथे में 2 सिलेबल है, आ और सम। पांचवें में फिर 2 सिलेबल है, मर्ज डे। तो पहले हर एक में जो स्ट्रेस है वो दूसरे सिलेबल पर है। पहला सिलेबल अनस्ट्रेस है, दूसरा स्ट्रेस है। आपके सामने है, आई पर, शेल और आई में स्ट्रेस आई पर है, कम और पेयर में स्ट्रेस पेयर पर है, दी और टू में स्ट्रेस टू पर है, आ और सम में स्ट्रेस सम पर है, मर्ज और डे में स्ट्रेस डे पर है। तो दूसरे सिलेबल पर स्ट्रेस किया जा रहा है। अब इसमें 5 फुट हैं, तो याद रखें कि एक लाइन में जितने फुट होते हैं उसको वो नाम दे दिया जाता है। यानी वाहद है तो मोनो, डाई है तो 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। इसमें 5 फुट हैं, तो ये कौन सी लाइन होगी, पेंटा फुट, पेंटा मीटर। कौन सी हो गई, पेंटा मीटर। अब आगे फुट की किस्म कौन सी, नीचे देखें टाइप्स ऑफ फुट दी हुई है। अगर तो पैटर्न ऑफ स्ट्रेस की ब्लॉक पे आए, गौर करें। अगर पहला अनस्ट्रेस है, दूसरा स्ट्रेस है, तो कितने सिलेबल हुए, 2 सिलेबल, जिनमें पहला अनस्ट्रेस और दूसरा स्ट्रेस हो, उसको हम बोलते हैं अयम्ब। तो इसमें जितने भी थे, पहला अनस्ट्रेस था और दूसरा सिलेबल क्या था, स्ट्रेस था। तो शैल आई कंपेयर टी टू अ समर्स डे, ये एक अयम्बिक पेंटामीटर था, क्योंकि इसमें 5 फुट थे और 5 फुट अयम्ब थे। आपके सामने लिखा हुआ अयम्ब कौन सा फुट होता है, ऐसा फुट जिसमें पहला सिलेबल अनस्ट्रेस और दूसरा स्ट्रेस हो। जैसे कि पहला फुट है शेल आई, तो शेल अनस्ट्रेस है और आई स्ट्रेस है, तो ये क्या हो गया, अयम्ब। दूसरा कम और पेयर, उसमें भी पहला अनस्ट्रेस दूसरा स्ट्रेस, तो वो भी क्या हो गया, अयम्ब। अयम्ब ऐसा फुट होता है जिसमें 2 सिलेबल होते हैं, पहला सिलेबल अनस्ट्रेस और दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है। ट्रोकी ऐसा फुट है जिसमें 2 सिलेबल होते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि उसमें पहला स्ट्रेस है, दूसरा अनस्ट्रेस है। स्पोंडी में दोनों स्ट्रेस होते हैं, 2 होते हैं, जबकि एनापेस्ट में 3 सिलेबल होते हैं, पहला और दूसरा अनस्ट्रेस जबकि तीसरा स्ट्रेस्ड होता है। जबकि डेक्टाइल में भी 3 सिलेबल होते हैं, पहला भी स्ट्रेस होता है, दूसरा और तीसरा अनस्ट्रेस होता है। तो फायरिक में 2 सिलेबल होते हैं और दोनों ही अनस्ट्रेस होते हैं। तो ये थी फुट की किस्में, 6 किस्मों के फुट आपके सामने हैं। अब शैल कंपेयर में कौन सा फुट यूज़ हुआ, वो था अयम्बिक। तो अयम्बिक 5 फुट मिले तो बन गया अयम्बिक पेंटामीटर। तो मीटर एक लाइन होती है, और मीटर आगे चलते हैं मीटर की जानब। मीटर इज डिटरमिन्ड बाय द टाइप ऑफ फुट एंड द नंबर ऑफ फीट इन अ लाइन। एक लाइन में कितने फुट हैं, एक तो इससे देखा जाता है और दूसरा देखा जाता है कि फुट की किस्म कौन सी है। फुट की किस्म फॉर एग्जांपल अयम्ब है, एनापेस्टिक है, ट्रोकी है, डेक्टाइल है, पायरिक है। तो आप इसकी बिना पर उसकी टाइप मुतय्यन करते हैं, फिर तादाद देखते हैं कि कितने फुट हैं। जितने फुट होंगे उनकी बेस पर मोनो, डाई, ट्राई, ये नीचे दिया हुआ है मैंने पेज के एंड पर। 1 फुट हो तो मोनोमीटर, 2 हो तो डाईमीटर, 3 हो तो ट्राईमीटर। तो इनकी बेस पर आप एक लाइन को मुतय्यन करते हैं। तो इन अ वर्स एंड पोइट्री मीटर इज रीअकरिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रेस accented or long and unstressed short or unaccented syllables in a line of a set length। एक लाइन होती है जिसमें सिलेबल्स होते हैं, कुछ सिलेबल अनस्ट्रेस होते हैं, कुछ स्ट्रेस होते हैं। तो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस के इस पैटर्न को जब हम एक ग्रुप बनाते हैं तो सिलेबल का ग्रुप मिलकर बनाता है फुट,
फुट का ग्रुप मिलके बनाता है मीटर। यानी एक मीटर में होते हैं फुट और एक फुट में होते हैं सिलिबल। सिलिबल मुतय्यन करते हैं फुट की किस्म को और फुट मुतय्यन करता है मीटर की किस्म को। तो यूँ अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पोएटिक मीटर क्या होता है। मीटर को डिटर्मिन किया जाता है टाइप ऑफ फुट एंड द नंबर ऑफ फीट। जितने तादाद होगी, जैसे ऊपर एक एग्जांपल थी, नीचे मैंने वही एग्जांपल दोबारा दी, शैल ए कंपेयर डी टू अ समर्स डे। अब आप इसको मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें शैल एक सिलेबल है, आई एक सिलेबल है। अगर देखा जाए तो इसमें टोटल 10 सिलेबल हैं। शैल, आई, कम, पेयर, दी, टू, आ, सम, मर्ज, डे। तो ये 10 सिलेबल हुए, मैंने अलग अलग पढ़े हैं। इन 10 सिलेबल को अगर जोड़े बनाएं तो 2-2 सिलेबल के 5 जोड़े बनते हैं। इट मीन इसमें 5 फुट हुए। तो 5 फुट हुए तो ये हो गया पेंटामीटर। तो पांचों फुट में पहला सिलेबल अनस्ट्रेस है, दूसरा स्ट्रेस है, तो पांचों के पांचों अयम्बिक हैं। तो ये लाइन कहलाएगी अयम्बिक पेंटामीटर। नेक्स्ट हम चलते हैं एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? द रिपीटेशन ऑफ वॉल साउंड विद इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में वॉल साउंड का रिपीट होना कहलाता है एसोनेंस। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में आई की साउंड बार बार रिपीट हुई है। आगे उसके ऑल द वर्ड्स ऑफ स्टेज में all the men and women merely players, they have their exist and entrances। इसमें ई जो एक वॉल है उसकी साउंड रिपीट हुई है, तो ये भी एसोनेंस की एग्जांपल है, मैंने अंडरलाइन की है। डैफोडिल्स में है beside the lake beneath the trees, ई की साउंड रिपीट हुई है, ये भी एसोनेंस की एग्जांपल है। इस तरह होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स में ओ की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है आपके सामने, उनको अंडरलाइन किया गया, ये एसोनेंस की एग्जांपल है। रिपीटेशन ऑफ वॉल साउंड विद इन अ पोएटिक लाइन इज कॉल्ड एसोनेंस। उसके बाद वॉल साउंड के बाद अब हम चलते हैं कॉन्सोनेंट्स की जानब। तो रिपीटेशन ऑफ फाइनल कॉन्सोनेंट साउंड इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। ये मैंने फाइनल इसलिए लिखा है कि जो इब्तदाई कॉन्सोनेंट साउंड है उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। तो फाइनल कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंट्स नीचे एग्जाम्पल है, स्लिप स्लॉप, प की साउंड रिपीट हुई है। क्रिक क्रॉक, क्रिक क्रॉक में क की। ब्लैक ब्लॉक में भी क की। आगे ही स्ट्रक अ स्ट्रीक ऑफ बैड लक, तो क की साउंड रिपीट हुई है। आगे एस स की साउंड, और आखिर वाली चौथी एग्जांपल में डी ड की साउंड रिपीट हुई है। ही स्टूड ऑन द रोड एंड क्राइड, तो मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो ये थी कॉन्सोनेंट्स की एग्जांपल। आगे आते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन है रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ 2 or more consecutive words विद इन द लाइन ऑफ अ पोइट्री। एक पोइटिक लाइन के शुरू में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना एलिट्रेशन। अगर कॉन्सोनेंट साउंड एंड पर रिपीट होती है तो कॉन्सोनेंट शुरू में रिपीट होती है, तो एलिट्रेशन। बाज़ औक़ात वॉल साउंड अगर शुरू में रिपीट हो तो उसे भी हम एलिट्रेशन कह सकते हैं। जैसे वाटर वाटर एवरीवेयर में डब्ल्यू की साउंड रिपीट हो रही है, मैंने एंड पर लिखा हुआ है। आगे स्नेक पोएम है D.H. लॉरेंस की, तो उसमें फ्रॉम द बर्निंग बोवल्स ऑफ द अर्थ ब की साउंड रिपीट हो रही है। लॉर्ड उलियम्स डॉटर थॉमस कैम्पबेल, मैंने आगे इसकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ भी लिखी हुई, इसको ज़रूर आप रीड करें क्योंकि इससे पता चलता है कि पोइट किस मुल्क से और किस दौर से ताल्लुक़ रखता था। हिज हॉर्समैन में एच की साउंड रिपीट हुई है। पैराडाइज लॉस्ट पे जॉन मिल्टन, अ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ फॉरबिडन ट्री, वेरी फर्स्ट स्टैंजा ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। जॉन मिल्टन की पोएम से ये एग्जांपल है एलिट्रेशन की, फ की साउंड रिपीट हो रही है। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम ये जो है डैफोडिल्स 9th क्लास में पाकिस्तान सिलेबस में, इसमें व्हाट वेल्थ में डब्ल्यू की साउंड रिपीट हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड शुरू में एलिट्रेशन। बिसाइड द लेक बीनीथ ब की साउंड रिपीट हुई है। डांसिस एंड डांसी विद द डैफोडिल्स में ड की साउंड रिपीट हो रही है। तो हेंस हम कहेंगे कि ये किस में है, एलिट्रेशन की एग्जांपल्स हैं। आगे चलते हैं एनाफोरा। एनाफोरा देखें, अगर एक साउंड रिपीट होती है, वॉल साउंड की रिपीट को कहेंगे एसोनेंस, फाइनल कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीट को बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स, इनिशियल कॉन्सोनेंट या वॉल साउंड को बोल देंगे एलिट्रेशन। तो अगर इनिशियल तौर पर फिक्रे के इब्तिदा में एक पूरा का पूरा लफ्ज़ ही रिपीट होता है तो उसे हम बोलेंगे एनाफोरा। उसे क्या बोलेंगे? द रिपीट ऑफ यूज ऑफ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2 or more consecutive लाइन। जैसे एग्जांपल है एज, ये पैराडाइज लॉस्ट से है, एज फार रिमूव फ्रॉम द गॉड एंड लाइट ऑफ heaven, एज फ्रॉम द सेंटर थ्राइव्स टू द टॉपमोस्ट पोल। तो दोनों लाइंस में एज वर्ड रिपीट हुआ है। दूसरी एग्जांपल है फ्रॉग एंड नाइटिंगेल से, फ्रॉग एंड नाइटिंगेल से, फॉर टू नर्वस
फॉर ट्रू टेंस, फॉर ट्रू प्रोन टू इन्फ्लुएंस में फॉर का वर्ड रिपीट हुआ है। फिर है ये एग्जाम्पल तीसरी जो है, ठीक है, ये आपके सामने ली गई है। द ब्रूक नज़म है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की, इसमें से एंड हेयर एंड देयर लफ्टी ट्राउट एंड देयर हेयर एंड देयर ग्रालिंग। तो देखें इसमें एंड की साउंड रिपीट हो रही है। इस तरह डैफोडिल्स 9th क्लास सिलेबस पाकिस्तान, उसमें भी एंड की साउंड रिपीट हुई है। एंड देन माई हार्ट विद द प्लेयर फील्स एंड डांसिंग विद द डैफोडिल्स, एंड की साउंड रिपीट हुई है। एक एंड का वर्ड रिपीट हो रहा है, पूरा साउंड नहीं, सॉरी, पूरा का पूरा वर्ड रिपीट हुआ है। तो जब शुरू में वर्ड रिपीट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनाफोरा। तो याद रखें फिक्रे में वॉल जो है उसकी साउंड का रिपीट होना एसोनेंस, फाइनल कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना कॉन्सोनेंट, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना एलिट्रेशन। बाज़ का इनिशियल वॉल की रिपीटेशन को भी एलिट्रेशन बोलते हैं। जबकि फिक्रे के शुरू में एक ही वर्ड का दो लाइनों, जो दो कंसेक्यूटिव लाइन्स हैं, उनके शुरू में एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है तो वो कहलाएगा एनाफोरा। उसके बाद है एलुजन। अपनी पोइट्री में जब शायर किसी मरूफ हस्ती का माजी से किसी वाक़या का हवाला दे देते हैं या किसी इंसिडेंट या किसी राइटर का हवाला देते हैं तो उस हवाले को बोलते हैं एलुजन। अ रेफरेंस और सजेशन टू अ हिस्ट्रिकल वेल नोन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एलुजन। एग्जांपल देखें, अलेक्जेंडर पोप ने अपनी पोएम द रेप ऑफ द लॉक में एलुजन दिया ओथेलो का और हैंकरचीफ का। कहते हैं नॉट फायरस ओथेलो इन सो लाउड अ स्ट्रेन रोड फॉर द हैंकरचीफ दैट काव्ड हिज पेन। ओथेलो एक प्ले है शेक्सपियर का, उसमें से दो वर्ड्स ओथेलो और जो रुमाल उसने अपनी महबूबा को दिया था उन दोनों का हवाला दिया है पोप ने। तो ये एग्जांपल है एलुजन की। इसी तरह पैराडाइज लास्ट में म्यूज, औरब और सिनाई के वर्ड। तीसरी एग्जांपल है तो ये है मार्स। मार्स का एग्जाम्पल का हवाला दिया, ये मार्स एक देवी है, हैव बीन शिफर्ड बाय शेक्सपियर विच इज़ एन एलुजन। तो देखें ये किसकी, ग्रीक गॉड ऑफ वॉर, ठीक है, तो इसको रेफर किसने किया है? शेक्सपियर ने। 9th क्लास में मिल्की वे को जो है उसका रेफरेंस दिया है वर्ड्सवर्थ ने। आगे आता है एंटीथीसिस। तो एंटीथीसिस क्या होता है? द यूज ऑफ अपोजिट वर्ड्स इन क्लोज प्लेसमेंट। अगर एक करीबी प्लेसमेंट में दो लफ्ज आपस में अपोजिट आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीथीसिस। तो देखिए एग्जांपल में यू आर इजी ऑन आइज हार्ड ऑन हार्ट। कहता है आंखों पर बड़े इजी हो, दिल पर बड़े भारी हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एंटीथीसिस। इस तरह पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन की पोएम है पैराडाइज लॉस्ट, तो उसमें है हीवंस और अर्थ। देखें हीवंस आसमान को कहा जाता है, अर्थ ज़मीन को, तो दोनों को कंपेयर करीब क्लोज प्लेसमेंट में दिया गया है, तो ये भी क्या है? एंटीथीसिस। इसी तरह मिल्टन की पोएम से ये हो गया। 9th क्लास में देखते हैं क्या एग्जांपल है। कहते हैं डेट फ्लोट्स ऑन द हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। वादी नशीब जगह, हिल पहाड़ ऊंची जगह, तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, बिल्कुल करीब करीब हैं, तो ये एग्जांपल है एंटीथीसिस की। नेक्स्ट चलते हैं ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स एक ऐसी पोइट्री होती है जिसका मीटर तो हो लेकिन राइम ना हो, और मोस्टली आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। ब्लैंक वर्स इज अ टाइप ऑफ पोइट्री रिटन इन अ रेगुलर मीटर बट डज नॉट कंटेन राइम। आगे दूसरी इसकी जो डेफिनेशन वो ये ले सकते हैं, ब्लैंक वर्स इज अ फॉर्म ऑफ पोइट्री रिटन इन अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, राइम नहीं है लेकिन मीटर है। एक बात है हम याद रखें कि ब्लैंक वर्स में राइम नहीं होता है, मीटर होता है। एंड पे वर्ड राइम नहीं होते लेकिन मीटर ज़रूर होता है, ये बात याद रखें। तो पूरी की पूरी जॉन मिल्टन की पोएम पैराडाइज लॉस्ट ब्लैंक वर्स की एग्जांपल है। कोई एक लाइन ले लें। आगे देखें, एंड द अदर्स is a figure of speech that stand for combination of 2 or 3 things expressed for the same meaning। 2-3 लफ्ज़ जब एक ही मीनिंग में आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंड द अदर्स। जैसे माई लॉर्ड इज़ माई लाइट एंड माई साल्वेशन, मेरा खुदा मेरी रोशनी है, मेरी निजात है। तो तीनों लफ्ज़ किसके लिए? खुदा के लिए। लॉर्ड भी, लाइट भी, साल्वेशन भी। तो ये एग्जाम्पल है एंड द अदर्स की। नेक्स्ट आ जाए हाइपरबोल। हाइपरबोल होता है कि ओवर स्टेटमेंट, ऐसी बात कर देना जो मुमकिन तो नहीं लेकिन नामुमकिन है, लेकिन आप उसको मुमकिन बना दें। यानी जिसे हम बोलते हैं लंबी लंबी छोड़ना, या आप यूँ कह सकते हैं कि एग्जैगरेशन से काम लेना, बढ़ा चढ़ा कर बात को बयान करना। हाइपरबोल इज़ अ ग्रीक
word which means overcasting. The use of exaggeration, lay emphasis. Hyperbole is an देखें एग्जाग्रेटेड स्टेटमेंट है, ये बढ़ा चढ़ाकर बयान की गई है। तो एग्जांपल देखें, 1000 अपॉलॉजीज। पहली एग्जांपल देखें, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम, कहते मैंने लाख दफ़ा तुम्हें समझाया। हालांकि लाख दफ़ा इंसान कहता नहीं, बड़ी हद 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा कहा होगा, 6-7 दफ़ा कह लेगा, हद 10 दफ़ा कह लेगा। तो हम कहते हैं लाख दफ़ा तुम्हें कह चुका हूँ, तो ये हाइपरबोल है। जैसे 1000 अपॉलॉजीज फॉर कमिंग लेट, देर से आने पर जनाब हज़ारों माजरतें। हज़ारों माजरतें कहने को तो कह दी जाती हैं, लेकिन करने में जो हज़ारों माजरत की जाए तो बहुत वक्त लगता है, तो ये भी एग्जाग्रेशन है। जैसे ओज़मेंडियस, पाकिस्तान फर्स्ट ईयर के सिलेबस में पोइम नंबर 8, शेले की पोइम, इसमें ओज़मेंडियस खुद को क्या कहता है, माई नेम इज़ ओज़मेंडियस किंग ऑफ द किंग्स, मैं हूँ शाहों का शाह, बादशाहों का बादशाह। हालांकि वो सारे बादशाहों का बादशाह नहीं था, तो उसने खुद के बारे में एग्जाग्रेशन की, तो ये भी हाइपरबोल है। 9th क्लास सिलेबस में है, आई सा एट वंस, आई सा व्हेन ऑल एट वंस, आई सा अ क्राउड ऑफ 10,000 सा एट अ ग्लांस, कहते हैं मैंने एक ही नज़र में 10,000 फूल देख लिए। हालांकि नहीं देखे जाते 10,000 एक तादाद है, ये भी एग्जाग्रेशन है। कहते हैं दिस स्ट्रेटजी नेवर एंडिंग लाइन, एक लाइन थी जो कभी ख़त्म नहीं थी होती। हालांकि फूलों की लाइन बड़ी हद है, 10 एकड़ का पेपर होगी, कभी ना कभी तो ख़त्म हो जाएगी, तो ये भी नेवर एंडिंग भी एग्जाग्रेशन है। नेक्स्ट चलते हैं इमेजरी। इमेजरी क्या होता है, 5 सेंसेस का यूज़ करते हुए जब आप कुछ ऐसे वर्ड्स डालते हैं जो सेंस को ज़ाहिर करें, तो हम उसको बोलते हैं इमेजरी, या किसी चीज़ की नक्शा कशी करना भी इमेजरी कहलाता है। द क्रिएशन ऑफ सेंसरी इफेक्ट लाइक विजुअल होता है ऑप्टिक से, देखना से तलक रखना, ऑडिटरी सुनने से, ऑल्फैक्टरी स्मेल करने से, गस्टेटरी टेस्ट करने से, टैक्टाइल टच करने से, काइनेस्थेटिक बॉडी मूवमेंट, ऑर्गेनिक फीलिंग्स वगैरह जो आपकी इनसाइड डीप फीलिंग्स है बॉडी में, इन सब का इस्तेमाल इमेजरी कहलाता है। तो सबसे पहले एग्जांपल हम लेते हैं नाइटिंगेल एंड द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल से। तो कहते हैं द डक हैड स्वम एंड हीरोन्स वेडिड, ये दोनों की बॉडी मूवमेंट है। स्वम तैरना है, तो ये काइनेस्थेटिक इमेजरी है। स्वेप बीनीथ द समर मून, तो देखें वेप्ट मैंने होता है रोना, तो रोना जो है ये सुनने से तल्लक रखता है। तो जब आप किसी चीज़ को सुनने से तल्लक रखने वाली इमेजरी यूज़ करेंगे, तो रिलेटेड द सेंस ऑफ हियरिंग, तो हम क्या कहेंगे उसको, ऑडिटरी। तो आगे देखें सिलेबस 9th क्लास पाकिस्तान से डैफोडिल से इमेजरी यूज़ की गई है। फ्लटरिंग एंड डांसिंग, तो देखें यहाँ दोनों नाच रहे हैं, फ्लटर एंड डांस कर रहे हैं, तो ये काइनेस्थेटिक है। इससे ऊपर वाली जो एग्जांपल है फर्स्ट नंबर, वो है आई सा अ क्राउड, देखना है तो विजुअल है, ठीक है, उसने उसको देखा है, तो यहाँ पर उसने विजुअल इमेजरी यूज़ की है। तो देखें जब आप सुनना के मतलब यूज़ की तो ऑडिटरी वेप्ट वाले में, यहाँ देखना के मतलब है तो विजुअल, और अगर बॉडी मूवमेंट है तो काइनेस्थेटिक। ये थी इमेजरी की एग्जांपल्स। आगे इनवर्जन क्या होता है, देखिए इनवर्जन विच इज़ आल्सो नोन एज एनास्ट्रोफ इज़ द चेंज इन द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ अ वर्ड। एक तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के नॉर्मल ऑर्डर पैटर्न पे लिखा जाता है, अगर आप उसकी तरतीब को बिगाड़ देते हैं तो उसको बोलेंगे इनवर्जन। जैसे है आउट एग्जांपल में देखें, राइम ऑन द एंशिएंट मैरिनर से है, द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, आउट ऑफ द सी केम ही। अब आउट ऑफ द सी केम ही एक तरतीब दुरुस्त नहीं, सही तरतीब होनी चाहिए, ही केम आउट ऑफ द सी। तो जब इसके फ़िक्रे की तरतीब को बदल दिया गया तो ये हुआ इनवर्जन। इसी तरह ऑन अ हॉट डे एंड आई इन पेजामाज फॉर द हीट टू ड्रिंक देयर, ये कोई तरतीब नहीं है। तरतीब असल जो है, जो सेंटेंस की जिसे हम बोलते हैं पैराग्राफिक तरतीब है, वो होती है आई हैड गॉन टू ड्रिंक देयर इन माई पेजामाज बिकॉज ऑफ द हीट। तो इसकी तरतीब को बदला गया। जब पोइट्री में अमूमी तौर पर राइम और मीटर को सेट करने के लिए तरतीब को चेंज करना पड़ता है। जब पोइट एक फ़िक्रे की जो ग्राफिक और सेंटेंस पैराग्राफिक और सेंटेंस पैटर्न तरतीब को बदल देता है, उसके अल्फाज के पैटर्न को और स्ट्रक्चर को कोलैप्स कर के लिखता है, तो उसे हम बोलते हैं इनवर्जन।